गांधी जी बड़े पैसे वाले परिवार में थे। गांधी जी के पिताजी राजकोट रियासत के दीवान थे। क्या थे? या पोरबंदर पोरबंदर जहां उनका जन्म हुआ था वहां के क्या थे? दीवान। दीवान का मतलब उस टाइम का वित्त मंत्री। अब साहब पैसे वाले परिवार के हैं तो पढ़ने के लिए लंदन गए। पढ़ने के लिए कहां गए? कहां गए? उस टाइम आज के 150 साल पहले पढ़ने के लिए कहां गए? आप 150 साल बाद में जयपुर आए हो हैं? उसमें भी आपके घर वाले दिन में 3 बार फोन करते हैं, 10,000 रुपए भेजते हैं महीने के। तू बर्बाद मत कर देना इनको, पढ़ाई करना। आपको क्या पापा, लंदन तो आपने भेजा नहीं। अब भाई लंदन से पढ़ के वापस आ गए कानून की पढ़ाई। आने के बाद कानून की पढ़ाई की तो वकील बनो। तो गांधी जी कोर्ट में गए वकील बनने के लिए, पर भाई साहब वकालत चली नहीं। गांधी जी की आवाज महिलाओं जैसी थी, इसलिए जज साहब हंसने लगे। जज साहब ने कहा रहे इसके मूछे हैं, बोलता लुगाइयों की तरह, कहां से लाए रहे? कुल मिला के गांधी जी के ज्यादा मुकदमे चले। जिन जिन लोगों ने आगे एडवांस जमा कराया तो उन्होंने वापस ले लिया। तू फांसी लगवाएगा यार, तू हमें वापस दे दे। फिर गांधी जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, प्राइमरी स्कूल। और स्कूल के अंदर जो बच्चे थे उन्होंने जाके प्रिंसिपल सर को शिकायत लगाई, इससे अच्छा तो मैडम ही लगा दो। बोलते वैसे ही हैं, देखते हैं तब सर दिखते हैं, इससे ज्यादा मैम ही ठीक रहे। इसलिए हम इनसे पढ़ेंगे। विवेकानंद जी और गांधी जी दोनों को बच्चों का रिजेक्ट किया हुआ है। विवेकानंद जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्कूल में पढ़ाते थे। हम पढ़ते ईश्वर चंद्र विद्यासागर 35 स्कूलों से जुड़े हुए थे। विवेकानंद जी एक में टीचर थे, बच्चों ने कहा अच्छा नहीं पढ़ाते। इसका मतलब है बंदा किसी एक फील्ड में रिजेक्ट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी फील्ड में रिजेक्ट हो गया। बड़े बड़े लोग देख लो, मैंने बताया था बंकिम चंद्र चटर्जी ग्रेस से पास हुए, बताया था। इसलिए हमेशा मनुष्य अनंत संभावनाएं लिए हुए बैठा है। आपको खुद को ही नहीं पता आप में कितनी संभावनाएं, किस फील्ड की संभावनाएं। कभी फूटेगा ज्वालामुखी आपके अंदर का, किस फील्ड में क्या कांड कर जाओगे आपको खुद को भी पता। तो गांधी जी अब यहाँ, गांधी जी ने फिर एक दुकान खोली, फैक्ट्री लगाई। वो फैक्ट्री भी ढंग से काम की नहीं। तो गांधी जी कुल मिला के घर पे एकदम यूं लोनली लोनली फील कर रहे हैं। तो गांधी जी के परिवार के एक दोस्त थे, उनका नाम था अब्दुल्ला भाई। क्या नाम था? अब्दुल्ला भाई अफ्रीका में जाके बिजनेस करने लगे। पर अब्दुल्ला भाई का अफ्रीका में अपने भाइयों के साथ में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया। भाइयों भाइयों को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सामान्य बात है, महाभारत काल से चल रहा है भाई साहब। अभी भी गांव में अपना चाचा जी के साथ चल रहा है, कौरवों का पांडवों के साथ चल रहा था। गांव में तो कहते ही है कि भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो भाई साहब महाभारत से चल रही होती है। तो अब्दुल्ला भाई का परिवार रहता अफ्रीका, वहां पे उनके बीच प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट हो गया। तो अफ्रीका के कोर्ट में मामला गया। अफ्रीका कोर्ट में मामला गया तो हाँ भाई दिखाओ तुम्हारे कागज। तो कागज दिखाए, कागज गुजराती में। कागज सारे किसमें? गुजराती के अंदर कागज। गुजराती अफ्रीका में किसी को पढ़नी नहीं है। इसलिए अब ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जिसको गुजराती भी आए, इंग्लिश भी आए। क्योंकि जज को किसमें समझाना पड़ेगा? इंग्लिश। पढ़ना किसमें? गुजराती। समझाना किसमें? इसलिए अब्दुल्ला भाई इंडिया आए कि कोई ऐसा आदमी लेके जाएं जिसको गुजराती भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो और लॉ भी आते हो। भाई जज के सामने लॉ भी आना चाहिए। गांधी तीनों में फिक्स बैठ रहे थे। बापू गुज्जू भाई है, गुजराती आती है, लंदन पढ़ के आए तो इंग्लिश आती है, कानून की पढ़ाई करके आए तो लॉ आती है। तो अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी कहां चले गए? साउथ अफ्रीका। अब गांधी जी वहां पता था, गांधी जी को पता था कि यदि मामला जज के सामने गया तो जज हंसने लग जाएगा। अपने वाली आवाज जिंदाबाद है। और गांधी जी, गुज्जू भाई तेज आदमी थे, एकदम गुजराती आदमी थे। गांधी जी ने अब्दुल्ला भाई के परिवार को बाहरी समझौता करवा दिया, अदालत से बाहरी। क्यों लड़ते हो भाई? भाई जमीन के लिए लड़ते हो, बैठो मैं बताता हूँ। इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी जमीन, ये फैक्ट्री तुम्हारी, ये फैक्ट्री तुम्हारी। कुल मिला के अब्दुल्ला भाई का केस बाहरी क्या करवा दिया गया। पर इससे गांधी जी बड़े फेमस हुए। और वहां जो इंडियंस रहते थे ना भाई, अफ्रीका में ज्यादातर इंडियंस गरीब लोग गए थे, बाहर कमाने के लिए गए थे। तो उस समय गरीब लोगों को अंग्रेज ले लेके जाते थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। तो उनके कोई छोटे मोटे केस हो जाते तो उनके लड़ने वाला आदमी नहीं था। भाई होता क्या है, गरीब आदमी को दोनों चीज चाहिए। एक तो उसका केस लड़ने वाला बंदा हो जो ढंग से जज के सामने बोल सके, दूसरा वो उसको समझा तो सके वकील को। अभी तक अपने साथ दिक्कत है कि भाई अपने को जाके वकील करना है, अपने जाके वकील करना है तो वकील को अपनी भाषा में अपने समझा ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी भाषा दूसरी, वकील साहब दूसरी भाषा के अंदर बोल रहे हैं। तो वहां गांधी जी बड़े पॉपुलर हो गए। तो गांधी जी की दुकानदारी ठीक चल गई। गांधी की दुकानदारी ठीक चल गई तो गांधी जी ने वहां पे 2 आश्रम चालू किए। कितने आश्रम चालू किए? फिर क्या, गांधी जी की जब वहां दुकानदारी थोड़ी ठीक जम गई, केस वेस आने लग गए, गांधी जी लोगों के छोटे मोटे काम करवाने लगे, कमाई वमाई होने लग गई। अब गांधी जी पैसे वाले आदमी है, कमाई भी हो रही है। तो एक दिन गांधी जी को ट्रेन में जाना तो गांधी जी ने टिकट खरीदी। तो ट्रेन में डिब्बे अलग होते, कालों का डिब्बा अलग, गोरों का डिब्बा। तो गांधी जी ने, गोरों की टिकट अलग होती, कालों की टिकट अलग होती।
तो गांधी जी ने गोरों वाली टिकट मांगी। तो वो जो टिकट खिड़की वाला था उसने देखा कि काला है, टिकट मांग रहा कौन सी। उसने कहा ओए तेरा टिकट अलग है, कालों वाला टिकट है। गांधी जी ने कहा मैं इतना काला नहीं हूं, ढंग से देख, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले काले तो अलग प्रकार के हैं ना। तो उसने बेचारे ने गोरों वाली टिकट दे दी। गांधी जी गोरों वाले डिब्बे में जाके बैठ गए। वहां गोरों ने कहा कि अरे भाई साहब किधर आ गए, ये डिब्बा आपका नहीं, आपका डिब्बा दूसरा। गांधी जी ने इंग्लिश बोली तो गोरों ने कहा अरे काला होकर अंग्रेजी और बोल रहा है ये तो वहां पे गांधी जी की थोड़ी सी एंट्री हुई तो गोरों ने धक्का देके नीचे। गांधी जी जेल गए, कोई मुकदमा हुआ, उस मुकदमे के अंदर गांधी जी भारतीयों की तरफ से जेल गए। जेल में गए तो फिर गांधी जी को कालों के साथ छोड़ा, वहां पे अफ्रीका वाले कालों के साथ रखा। गांधी जी ने फिर विरोध किया। गांधी जी ने कहा मैं इतना काला नहीं हूं और मैं कालों, हकीकत में गांधी जी ने वहां अफ्रीका वाले कालों का खूब विरोध किया। तो गांधी अफ्रीका वाले काले अभी भी कहते हैं गांधी तो खुद रेसिस्ट था, गांधी तो खुद ही भाई साहब इस बात को मानते थे, रेसिस्ट थे वो पूरी तरीके से। पर धीरे धीरे गांधी जी की समझ में आई कि यार रंग की वजह से भी भेदभाव होता है। किसी की चमड़ी गोरी है इसका मतलब ये थोड़ी इंटेलिजेंट है, किसी की चमड़ी गोरी है इसका मतलब ये थोड़ी है वो किसी पे राज कर सकता है। मेरी चमड़ी दूसरे प्रकार की, इसका मतलब कोई भी मुझे कुछ भी कर देगा। तो गांधी जी ने वहां रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया। किसके खिलाफ? वहां फिर गांधी जी ने विरोध करना शुरू किया, अंग्रेजों का विरोध करना। गांधी जी क्या 1909 के आसपास में लंदन गए हुए थे। लंदन से साउथ अफ्रीका वापस जा रहे हैं जहाज पे, पानी वाले जहाज पे जाते। अब पानी वाले जहाज में जाने में 6-6 महीने लगते थे। तो गांधी जी टाइम पास के लिए खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर, खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर, जाते जाते बुक लिख गए। वो बुक कौन सी है उनकी? हिंद स्वराज। कौन सी है? हिंद। गांधी जी जब वहां साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं तो वहां साउथ अफ्रीका के अंदर एक डच लोग रहते हैं, बोअर। कौन से? आप याद करो, मैंने लिखा था दक्षिण अफ्रीका में डच विद्रोह बताया था। तो डच जो लोग हैं उनकी जाति कौन सी है? बोअर। तो वहां इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, बोअर रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट कर दिया? बोअर। एक वहां पे जनजाति है जुल्लू। साउथ अफ्रीका में एक ट्राइब है, ट्राइब का नाम क्या है? जुल्लू। इन जुल्लुओं ने विद्रोह कर दिया। अफ्रीका में राज किसका? अंग्रेजों का। पर अफ्रीका में कुछ डच फार्मर रहते हैं, उन डच फार्मर की जाति कौन सी है? बोअर। तो डच क्या हो गए? बोअर। तो उनका रिवोल्ट का नाम क्या हुआ? बोअर रिवोल्ट। वो इस बात से नाराज थे कि उनके इलाके में अंग्रेजों ने अंग्रेजी लागू कर दी। और उनका कहना था भाई हम अंग्रेजी क्यों पढ़े, हमारी भाषा क्या है? डच, इसलिए हम अंग्रेजी पढ़ेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन। तो बोअर किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? बोअर कौन थे? डच। कौन थे? डच। गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी जी ने किसका साथ दिया? जुल्लू वहां की एक जनजाति है, अंग्रेजों से नाराज है, इसने विद्रोह किया। गांधी जी ने वापस अंग्रेजों का साथ दिया। किसका दिया? किसका? इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को 2 मेडल दिए, बोअर मेडल और जुल्लू मेडल। कौन कौन से मेडल दिए? बोअर विद्रोह में साथ दिया इसलिए क्या मिला? बोअर मेडल। और जुल्लू विद्रोह में साथ दिया इसलिए। अब गांधी जी ने अफ्रीका में कई साल तक वहां रहे। फिर फाइनली गांधी जी ने कहा कि नहीं, देश पुकार रहा है, अपने को वापस देश चलना चाहिए। 9 जनवरी 1915। कब गांधी जी बाहर आए? 9 जनवरी 1915। अब क्या गांधी जी इंडिया आने से पहले बड़े पॉपुलर हो गए थे। एक तो भारत के एक नेता उन दिनों अफ्रीका जाके आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन जाके आए थे? गोखले मिले थे वहां पे गांधी जी को, गांधी जी से मिले थे। और गोखले ने देखा कि यार जलवा है बंदे का, अफ्रीका के अंदर गांधी गांधी हो रही है। जो गोखले ने आके कहा था कि यार एक लड़का अफ्रीका में क्या शानदार बोलता है, क्या गजब बातें कहता है, लॉजिक के साथ में बातें कहता है, और अफ्रीका में तबाही मचा रखी अंग्रेजों के खिलाफ, और वो अब इंडिया आएगा। इसलिए जब पता चला लोगों को गांधी जी आए तो लोग मिलने गए थे सामने, सारे के सारे नेता यूं दंडवत होते, अरे गांधी जी आए, गांधी जी आए। सब नेताओं ने जाके धोख लगाई, गांधी जी धोख, गांधी जी धोख। एक नेता ने जाके हाथ मिलाया कि हेलो मिस्टर गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? गांधी जी ने देखा अच्छा तो हाथ मिलाएगा, गांधी जी नहीं बोलेगा, मिस्टर गांधी बोल रहा है मेरे को, तेरे को देखता हूँ भाई साहब मैं। जिन्ना को सल्टा ही दिया था बाद में गांधी जी ने। तो गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी 1900। आते कांग्रेस गांधी जी करे, कांग्रेस ज्वाइन कर लो, मुस्लिम लीग वाले करे, मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लो, वो दूसरी पार्टियां करे, हमें ज्वाइन कर लो। गांधी जी ने कहा नहीं, 1 साल में भारत घूमूंगा, 1 साल तक मैं कहीं भी जाऊंगा। तो शुरुआत में तो गांधी जी, मैं भारत को जानना चाहता हूं, भारत को देखना चाहता हूं, भारत को घूमना चाहता हूं, भारत के लोगों की समस्याएं पता चलेगी तभी तो आंदोलन करूंगा, मुझे तो भारत की समस्याएं नहीं पता है। फिर गांधी जी पहली बार पब्लिकली किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, वो है बीएचयू का उद्घाटन समारोह। किसका? 1916 में बीएचयू बना। तो बीएचयू के उद्घाटन समारोह में, बीएचयू की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें गांधी जी ने भाषण दिया था। वो गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी। उससे पहले गांधी जी का भारत में कोई भाषण नहीं। तो गांधी जी ने क्या राजाओं के खिलाफ बोलना शुरू किया था। बीएचयू का सारा पैसा राजाओं का दिया हुआ है।
बीएचयू बनाने में राजाओं ने बड़ा पैसा दिया। गांधी जी ने राजाओं के खिलाफ बोला, फिर गांधी जी का माइक छीन के बिठाया था, बैठो। लोग उठ उठ के जाने लग गए थे, कहां से लाया रहा इसको, ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। फिर मदन मोहन मालवीय रहा, उन्होंने कहा बस बस हो गया भाषण, ताली बजा दो, ताली बजा दो। गांव में अपना सीधा सिस्टम होता है, किसी के भाषण से बोर हो रहे हैं तो क्या बजा दो, तालियां बजा दो। पर कईयों को तो भाई साहब समझ में नहीं आता कि जनता बोर हो रही है, कितनी तालियां बजाओ, वो लगा ही रहता है। अरे बैठ जा यार, तालियां इसलिए बजाई थी कि अब तेरा भाषण सुनना। तो गांधी जी को तालियां बिठा बुठू दिया, गांधी जी को ज्यादा बोलने वहां पर दिया। तो गांधी जी का पहला जो सार्वजनिक भाषण है वो कौन सा है, बीएच। उन दिनों चल रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 14 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। गांधी जी गांव गांव घूम रहे हैं, गांधी जी गांव गांव घूम घूम के युवाओं को कह रहे थे, अरे 16 साल के एकदम जवान मोटार टाबर हो, क्या कर रहे हो गांव में, अंग्रेजों की तरफ से जाके लड़ो, जर्मनी के खिलाफ जाके लड़ो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी गांधी जी ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों। युवाओं को भारतीय सेना के अंदर क्या करवाया, शामिल। इसलिए जैसे ही गांधी जी किसी गांव में जाते, युवा कहते कि भर्ती करवाने के लिए आगे, क्या करने आगे, रिक्रूटमेंट सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट। सार्जेंट फौज में एक अधिकारी होता है और सार्जेंट का काम ही होता था रिक्रूटमेंट करनी, भर्ती करना। अंग्रेज राजी हुए, अंग्रेजों ने गांधी जी को फिर एक टाइटल दिया, कैसरे हिंद। कौन सा टाइटल दिया, जर्मन वर्ड है कैसर, इसका मतलब होता है राजा। क्या मतलब होता है, अब उल्टा पढ़ो, हिंदुस्तान का राजा। तो कैसरे हिंद का मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान का सम्राट, हिंदुस्तान का राजा। एक साल घूम घाम के उन्होंने अपने 1916 में एक आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम। कौन सा, साबरमती नदी कहां पर आपके, अहमदाबाद। तो आश्रम कहां बनाया गया, अहमदाबाद। चंपारण बिहार में एक जगह पड़ती है, कहां पड़ता है, बिहार। वहां के किसान नील की खेती करते, किसकी खेती, नील। और अंग्रेजों के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था कि हमारी जमीन का जितना भी भाग है उसमें 3/20 पर नील की खेती करेंगे। कितने भाग पे, किसकी खेती करेंगे, 3/20 भाग पे करते, इसलिए उसको बोलते तिनकठिया। क्या बोलते, इंडिगो एग्रीकल्चर। जैसे मान लो एक खेत है, खेत के 20 हिस्से हैं, 20 में से 3 हिस्से में क्या करनी पड़ेगी, नील। बाकी 17 में तुम्हारी चावल बो और जो भी बोना है वो बो, लेकिन 3 हिस्से में क्या करनी पड़ेगी। ऐसा अंग्रेजों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रखा था कि भाई जितना भी खेत है उस खेत के 3/20 भाग में क्या करना पड़ेगा, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, और यदि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना। अब शुरुआत में अंग्रेजों ने रुपए ठीक दिए थे, रुपए ठीक दिए, इस चक्कर में लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आई कि जिन 3 भाग में नील की खेती की जाती है वो 2-3 साल बाद बंजर हो जाते हैं। 2-3 साल बाद वो इतने अनफर्टाइल हो जाते हैं कि उस जमीन के अंदर न तो नील की खेती होगी, न ही उसके अंदर दूसरी कोई होगी, पूरी जमीन ही क्या होगी, खराब। तो अब अगले 3 भाग में करो। अंग्रेजों को तो 3/10-20 में करके देने, अगले 3 में करो, 2-4 साल में अगले 3 बर्बाद। तो अब किसानों ने काम की नील की खेती करेंगे नहीं, तो अंग्रेजों का जुर्माने दो। कॉन्ट्रैक्ट साइन है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, जुर्मान। किसान परेशान, एक तो खेत बर्बाद हो गया, ऊपर से क्या देने पड़ रहे हैं अपने को, जुर्मान। उन किसानों में एक किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, क्या नाम है किसान का, और राजकुमार शुक्ल देख रहे हैं यार कौन आदमी आके इस प्रकार का अपने आंदोलन कर सकता है। गांधी जी 1916 के अंदर ये इंडिया में 1916 में कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ लखनऊ। कौन सा हुआ, और गांधी जी ने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। लेकिन तब गांधी जी इतने बड़े नेता नहीं थे, इसलिए देख लो लखनऊ अधिवेशन में बड़े बड़े काम हुए पर गांधी जी का कहीं नाम नहीं है। हम पढ़ रहे नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ, किसने करवाया कि तिलक और हेनरी बेसेंट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, किसने करवाया कि तिलक और जिन्ना। गांधी जी का कहीं नाम, गांधी जी चुपचाप साइड में बैठे थे। तो गांधी जी जो चुपचाप साइड में बैठे वहां आके उनसे एक आदमी मिला, क्या नाम था, राजकुमार। और उसने आके बापू चरण स्पर्श, मैं चंपारण से आया हूं, बिहार में एक जगह पड़ती है, हम वहां नील की खेती करते हैं, अंग्रेजों से कॉन्ट्रैक्ट है 3/20 भाग पर नील की खेती करना जरूरी है, तो उसको क्या बोलते हैं, तिनकठिया। क्या बोलते हैं, लेकिन उससे हमारी जमीन खराब होने लगी, जमीन जो फर्टाइल अब बची नहीं, इसलिए हम उस खेती को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन यदि हम खेती छोड़ते हैं तो अंग्रेज हम पर क्या लगाते हैं, जुर्मा। बाबू ने कहा मैं क्या करूं, आप चलिए आंदोलन कीजिए। बापू ने कहा पंचायती नहीं फालतू, रवाना हो यहां से। कुल मिला के बापू ने राजकुमार शुक्ल को वहां लखनऊ के अंदर भाव, पर राजकुमार शुक्ल भी जुझारू आदमी, बापू के पीछे पीछे अहमदाबाद आ गया। तो बापू का आश्रम कहां, साबरमती आश्रम कहां पे, अहमदाबाद आ गया। बापू ऐसे मत करो, चंपारण चलो। तो फिर बापू को लगा यार फाइनली अब चंपारण चलना चाहिए। तो बापू कहां गए, चंपारण। तो उनका देश में पहला कोई आंदोलन है तो वो कौन सा है, कौन से किसानों के लिए, नील के किसानों। कौन सी प्रथा के खिलाफ, कौन बुला के लेके गया,
आप गांधी जी गए, किसानों की मीटिंग ली कि भाई बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। किसानों ने कहा सर समस्या ये है कि अंग्रेजों का यदि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो अंग्रेज हम पे क्या लगाते हैं, जुर्माना डबल मार रहे हैं सर। एक तो हम मर गए कि हमारी जमीन खराब हो गई, एक मर रहे हैं कि हमें क्या देने पड़ रहे हैं, जुर्माना। अंग्रेजों ने कहा पहले मैं पता लगाऊंगा समस्या है या नहीं। अब गांधी जी हर गांव में जाते, इस गांव में गए, एक डायरी और पेन लेके गए, साथ में 3-4 अपने आनिए बानिए लिए, एकदम चले लिए, और एक एक गांव में जाकर पूछा हाँ भाई कितने बीघा जमीन है। उसने कहा भाई इतनी जमीन। नील की खेती कितने में होती है, इतने में होती है। कितना जुर्माना दिया, इतना दिया। गांधी जी ने एक एक का लिखना शुरू किया और किसानों का चिंता मत करो जुर्माना दिलाऊंगा, पूरा जुर्माना दिलाऊंगा। ये बात पता चली चंपारण के मजिस्ट्रेट को। किसको? चंपारण के मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को पता चली कि कोई मोहनदास करमचंद गांधी नाम का आदमी है और गांव गांव में घूम रहा है और किसानों को कहता है कि मैं तुम्हारे जुर्माने वापस से दिलवा दूंगा। इसका मतलब किसानों को भड़का रहा है कि अपने आंदोलन करेंगे, जुर्माने तुम्हें क्या मिल जाएंगे वापस। और चंपारण के मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर जारी किया कि मोहनदास करमचंद गांधी तुम जो कोई भी हो, आज शाम 5 बजे से पहले पहले चंपारण छोड़ के बाहर निकल जाना, वरना गिरफ्तार कर लिए जाओगे। गांधी जी के पास लेटर गया, गांधी जी ने पढ़ा, लेटर पढ़ के वापस लेटर लिख के दिया कि तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, मैं चंपारण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इससे पहले भारत में इस प्रकार का नेता ही नहीं था। इससे पहले भारत में 2 नेता थे, या तो नरम दल और या गरम दल। नरम दल वालों को तो नोटिस देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो बापड़े खुद ही मानते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं और अंग्रेजों का शासन भारत के लिए क्या है, देवीय वरदान। इसलिए वो आंदोलन करते नहीं थे। तो उनको तो वो तो एप्लीकेशन दे के तो उसमें क्या कहते सर काम हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात है। बाद में गरम दल वाले आए थे, गरम दल वालों के खिलाफ ऐसे नोटिस जारी भी होते। मान लो तिलक को कभी कहा गया कि शाम को 5 बजे से पहले पहले इस जगह को छोड़ देना, तो तिलक हल्ला तो मचाते, नहीं छोड़ूंगा, ये क्या तरीका, ऐसे कैसे छुड़वा दोगे, क्या कर लोगे, नहीं छोड़ूंगा तो, पर चले जाते थे, छोड़ दिया करते थे। तिलक रुकते वहां पे नहीं। गांधी है जो अगर नहीं जा रहा, अंग्रेज फंस गए। यदि गिरफ्तार करे तो गांधी के शांतिपूर्ण ढंग से एक आदमी घूम रहा था, पकड़ लिया गया, इसका मतलब अंग्रेज सरकार निकम्मी है, क्रूर है और निरंकुश है, मोनार्क बन रही है अंग्रेज सरकार, तानाशाह है। और यदि ना पकड़े तो गांधी किसानों को भड़का दे। फाइनली अंग्रेजों ने गांधी को बुलाया कि क्या चाहिए, गांधी ने कहा जुर्माने वापस। तो अंग्रेजों ने कहा चलो एक समिति बनाते हैं, वो समिति बताएगी जुर्माने देने हैं कि नहीं देने हैं, और उस समिति का सदस्य बनाया गया गांधी जी को। आप एक नोटिस कीजिए, आंदोलन करने वाला आदमी सरकार की समिति का सदस्य है। आप कभी नोटिस करना कि मान लो आज कोई आंदोलन करो, कि जैसे आरक्षण के आंदोलन चलते रहते, मान लो किसी समाज ने आरक्षण का आंदोलन किया तो सरकार कहती है हम एक समिति का गठन करेंगे। समिति में सरकार के लोग होंगे, वो इनसे पूछ लेंगे तुमसे क्या क्या बातें, लेकिन तुम समिति में कैसे आ सकते हो, फिर तो समिति में तुम ही आ रहे हो, फिर तो तुम ही बता रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर सरकार की आवश्यकता है क्या। लेकिन गांधी कमेटी का मेंबर है, गांधी जी कमेटी के मेंबर बने और गांधी जी किसानों को कहा कि चिंता मत करो तुम्हारा भाई मेंबर है, अब पूरे के पूरे जुर्माने वापस मिलेंगे। अंदर गए, अंदर जाके गांधी जी ने, अंग्रेजों ने गांधी जी कहा कि बी प्रैक्टिकल बापू, पूरा जुर्माना कैसे मिल सकता है वापस, कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जुर्माने देने पड़ेंगे। गांधी जी ने कहा कुछ तो दो, देखो मैंने आंदोलन किया है। तो अंग्रेजों का 25% जुर्माना वापस दे देंगे। कितना? गांधी जी वापस आए और गांधी जी ने कहा जीत गए, विक्ट्री साइन करते हुए आए, नारे लगा दो एक बार, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों ने नारे लगा दिए किसान एकता जिंदाबाद। और गांधी जी ने कहा पूरा 25% जुर्माना लेके आए हूं। किसानों ने कहा बाबू प्लीज प्लीज ये लास्ट वाली लाइन रिपीट करना, कितना जुर्माना है। गांधी जी ने कहा 25%। बाबू बात तो पूरे की भी थी। गांधी जी ने कहा देखो पैसा हाथ का मेल है, आता रहता है जाता रहता, तुम तो ये बताओ हार किसकी हुई है। पहली बार किसानों के सामने अंग्रेज झुके कि नहीं झुके, किसानों ने कहा। पहली बार अंग्रेजों को जुर्माने वापस देने पर मजबूर होना पड़ा कि नहीं पड़ा, किसानों ने कहा। तो पैसा क्या कभी कमा लेंगे, लगाओ किसान एकता जिंदाबाद। किसान ने वापस नारे लगा। तो हम कहते गांधी जी का आंदोलन क्या रहा, सफल रहा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा, एक दूसरे को दिल्ली। आप मेरे को आकर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, मैं अरे तुम कितने अच्छे स्टूडेंट हो यार तो मैं भी राजीर, आप भी राजीर, तो दोनों हो गए थे। उन्होंने कहा अरे थैंक यू यार बापू, आप तो महात्मा हो, संत आदमी हो, जिन्होंने किसानों को कितना जुर्माना वापस दिलवाया। गांधी जी के एक दोस्त है, दोस्त का नाम है अंबालाल साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई का नाम सुना है? कौन थे विक्रम साराभाई? नाम सुना तो बताओ। वैज्ञानिक थे, सिंपल इतना तो बोल सकते हो। अपने देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनके पापा विक्रम साराभाई के जो पापा, उनका नाम क्या है? अंबालाल।
अंबालाल साराभाई गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इवन साबरमती आश्रम बनाने के लिए गांधी जी को फंडिंग यदि किसी बंदे ने की थी तो वो कौन थे? मील है इनकी, पैसे वाले आदमी थे, मील थे इनकी। इन और भले आदमी एकदम। उन दिनों गुजरात में फैला हुआ था प्लेग। एक रोग होता है, चूहों से होने वाली एक बीमारी होती है, कौन सी होती है? प्लेग। तो गुजरात में प्लेग फैला हुआ, तो प्लेग में लोग मर रहे थे ज्यादा, तो दवाइयां वगैरह लेनी पड़ेगी। तो भला आदमी है, भले आदमी ने कहा भाई मेरी मील में जितने मजदूर काम करते हैं इनको मैं प्लेग भत्ता दूंगा। क्या दूंगा भाई? मैं ये कह दूंगी भाई मेरी फैक्ट्री में जितने काम करते हैं उनकी तनख्वाह तो 2,000 रुपए है, पर उनको या 10,000 रुपए तनख्वाह है, पर हर महीने के 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। किस बात के? प्लेग भत्ता। क्या मिलेगा? प्लेग अलाउंस मिलेगा। अलाउंस तो समझते हो, बत्ते बत्ते जो होते, अलाउंस मिलेगा, प्लेग अलाउंस। भाई प्लेग चल रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो मैं तुम्हें अलाउंस दे दूंगा अलग से। अब ये क्यों दिया जा रहा है अलाउंस? प्लेग चल रहा है। अब यदि प्लेग समाप्त हो जाता तो बंद कर देना चाहिए। पर भारत में एक बार कोई चीज मिल जाए फिर इसको बंद अब जब बंद की तो मजदूरों ने कहा किस बात की? तो उसने कहा भाई साहब प्लेग में दिए थे, प्लेग समाप्त तो भत्ता भी समाप्त। मजदूरों ने कहा महंगाई बढ़ गई तो हमारा तनख्वाह बढ़ा। उसने कहा तनख्वाह उनका फर्जी बातें मत करो। तो मजदूरों ने कहा हम हड़ताल करेंगे। तो मजदूरों ने क्या कर दी? हड़ताल। कि हमें क्या चाहिए? प्लेग भत्ता। क्या चाहिए? प्लेग भत्ता। प्लेग भत्ता बंद किया तो मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तो मजदूर गए गांधी जी के पास। गांधी जी किसके दोस्त हैं? गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने जाकर हड़ताल करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंबालाल साराभाई ने गांधी जी कहा कि बापू यार मैं दोस्त हूं, शाम को दोनों साथ बैठते हैं अपने, और तुम मेरे खिलाफ हड़ताल करवा रहा है। गांधी जी ने कहा नहीं, दोस्ती दोस्ती की जगह बिजनेस, नया ठेका मिला है मुश्किल से, तू कह रहा है कि भाई साहब इसमें बंद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसने कहा फिर वह कोई बात नहीं। फिर मजदूरों का करो तुम हड़ताल। गांधी कहने पर हड़ताल कर रहे हो, मैं देता हूं प्लेग भत्ता। तो गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी ने कहा मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं। अंबालाल साराभाई ने कहा भले ही बैठ, मैं प्लेग भत्ता तो दूंगा नहीं। अंबालाल साराभाई की एक बहन और है, उनका नाम है अनुसुईया बेन। क्या नाम है? अनुसुईया बेन। अब वो गुजराती में बेन तो सबके लगाते हैं, विमला बेन, कमला बेन, वैसे ही नाम होते हैं गुजरातियों के। दया बेन, तुम दया बेन को जानते हो सारे, है ना? हे भगवान, तुम ऐसे ऐसे सीरियल देखते रहते हो। तो दया बेन जैसे आपके। तो अनुसुईया बेन किसकी बहन है? अब ये साबरमती आश्रम के सदस्य हो रहे हैं। तो उधर से दबाव आया कि गांधी जी तुम्हारे भाई के खिलाफ हड़ताल बैठे और तुम्हारा भूख हड़ताल पर बैठे, ऐसे तो गांधी जी मर जाएंगे, तुम्हारा भाई प्लेग भत्ता नहीं दे रहा। और बहन ने जाके भाई पे दबाव डाला कि यदि मोहनदास के कुछ हो गया ना तो अंबालाल साराभाई ने बुलाया गांधी जी को, बुलाकर क्या चाहिए? गांधी जी का प्लेग भत्ता। और किस मजदूरों को कह के पूरा प्लेग भत्ता लेके आएंगे, चिंता मत करो। अंदर जाके अंबालाल साराभाई ने कहा बी मेच्योर बापू, पूरा कैसे दे सकते हैं यार? गांधी ने कहा कुछ तो दो। उसने कहा 25%। गांधी जी ने कहा इतना तो मैंने पिछले आंदोलन में दिलवाया, अब तो मेरी रेट बढ़ गई थोड़ी। तो उसने कहा 35। कितना? पहले वो 20% दे रहा था, जब मजदूरों ने हड़ताल की थी तब कितना दे रहा था? 20। पर गांधी जी ने किसी मजदूरों का नहीं मानना नहीं है, पूरा लेंगे। लेकिन अब गांधी जी खुद कितने पे मान के, और बाहर आते ही मजदूरों का नारा लगा दो, मजदूर एकता जिंदाबाद, और पूरा 35% जो प्लेग भत्ता लेके आए। मजदूरों ने कहा बापू ये गांधी ने कहा हाथ का मेल है, पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, पर मालिक झुका कि नहीं झुका के? हाँ साहब। उसको बात माननी पड़ी कि नहीं पड़ी? माननी पड़ी। अपनी बातें स्वीकार करनी पड़ी, करनी पड़ी, बस पैसा और कमा लेंगे। उस साल गुजरात में खेड़ा में, बेसिकली खेड़ा गुजरात में एक जगह पड़ती है, वहां किसानों की फसलें खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज कर ले रहे थे। पहले अपने ये था कि राजाओं के टाइम में थोड़ा था कि यदि फसलें खराब हो जाती तो कभी राजा महाराजा कर लेते नहीं थे। अंग्रेज इन बातों पर ध्यान नहीं देते, भाई कर लेना तो लेना, खराब होगी तुम जानो, तुम्हारा काम टैक्स जमा करवाओ। गांधी जी उस समय गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? मेरे को तो ये बड़ा अजीब लगता है कि गांधी जी किसके अध्यक्ष हैं? किसके हैं? गांधी जी की 7 पीढ़ियों में किसी ने खेती नहीं की। गांधी जी किसान सभा के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? तो बापू सब पे हाथ फेर के रखता था। किसानों का और गांधी जी का क्या लेना देना यार? पर किसानों ने कहा कि नहीं, हमारे नेता कैसे हो गांधी जी। गांधी जी को यूं खेत में ले जा खड़ा कर दिया जाए कि बताओ सरसों कौन सी है, तारामीरा कौन सा है, तो गांधी जी को समझ नहीं आए। तो मन ही मन सोच रहे हो सर ये तो हमारी नहीं समझ में। ये सोचा तुमने कि सरसों कौन सी है, तारामीरा?
किस किस को सरसों और तारा मीरा में अंतर समझ में आ जाए? समझ में देखे हुए तारा मीरा देखा हुआ अलग से? चलो बाकियों का तुम सारे अमीर हो, ये चेहरे देख लो, और अमीरों के सबके अपने को रुपए वगैरह जब भी चाहिए अमीर दोस्तों से लेने, सारे अंबालाल सारा भाई है। तो गांधी जी गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष है, तो गांधी जी को जाना पड़ा किसानों का आंदोलन है, और गांधी जी ने जाकर किसानों का कि अपने टैक्स जमा ही नहीं करवाना। अंग्रेज कर ले रहे हैं, फसलें खराब है फिर भी अंग्रेज कर ले रहे हैं, कर मत करवाओ जमा। अंग्रेजों को पता चला कि यहां पर कौन आ गए? गांधी जी। और गांधी जी आकर रहे कर जमा करवाना। अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों को कहा कि जो दे उससे ले लो, जो नहीं दे उससे, क्योंकि जबरदस्ती लेंगे ये फिर आंदोलन करेगा, फिर ये 45% ले जाएगा। 25-35 तो कर चुका, अब की बार कितना करेगा? आपने जो दे उससे ले लो और जो नहीं दे उससे। और भारत में किसी को ये पता चला जाए कि दें तो भी ठीक, नहीं दे तो कोई भी जमा करवाएगा। तो किसानों ने कर जमा करवाया, गांधी जी का जीत गए। कुल मिला के गांधी जी ने शुरू में भारत में 3 आंदोलन किए। कौन कौन से? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। छोटे छोटे, चंपारण में नील के किसान, अहमदाबाद में मिल के मजदूर और प्लेग बत्ते के कारण, और खेड़ा के अंदर लैंड रेवेन्यू के खिलाफ। और गांधी जी के तीनों आंदोलन क्या हो गए? सफल। अब गांधी जी का दिल मांगे मोर, कुछ बड़ा करते हैं आप। और गांधी जी मौका ढूंढ रहे थे, कोई बड़ा ठेका मिल जाए, कोई बड़ा ठेका मिल जाए, और अंग्रेज खुद ही एक मौका दे गए। अंग्रेजों ने 1919 में एक एक्ट पारित कर दिया, रोलेट एक्ट। कौन सा कर दिया? कौन सा एक्ट? उस एक्ट का नाम रोलेट एक्ट इसलिए है क्योंकि उस एक्ट को बनाने के लिए पहले एक समिति बनाई गई थी, है ना, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का अध्यक्ष था सर सिडनी रोलेट। कौन था? तो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति क्या बनाएगी? षड्यंत्र। षड्यंत्र मतलब षड्यंत्र, राजद्रोह टाइप का, मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी जो करते हो आप उसको क्या बोलते हो? सेडिशन। तो अंग्रेजों को लगता था कि यार ये क्रांतिकारी टाइप के लोग हैं, ये हमारे खिलाफ राजद्रोह करेंगे। तो अंग्रेजों ने कमेटी बनाई, सेडिशन समिति। क्या बनाई? कि बताओ भाई राजद्रोह यदि हो जाए तो उस मामले में क्या किया जाए। इस मामले में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी ने 2 एक्ट पास किए। कितने एक्ट? उन दोनों एक्ट को एक साथ अपने बोलते हैं रोलेट एक्ट। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं रोलेट एक्ट? क्योंकि जिस समिति की सिफारिश पर हुआ उस समिति का नाम क्या था? सर सिडनी रोलेट कमेटी। कौन सी कमेटी? सेडिशन के लिए बनी थी, इसलिए कमेटी का एक और नाम क्या है? सेडिशन कमेटी। क्या था? तो सेडिशन का मतलब है मैं आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेंसी कर रहा हूं, मैं आपके खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला हूं। तो एक्ट में कहा गया यदि आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ बड़ा करने वाला, उठा लो। शक के आधार पर, डाउट के बिहाफ पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार, ना अपील, ना वकील, ना दलील। ना तुम अपील कर सकते हो, ना वकील बुला सकते हो, ना दलील। पॉलिटी हुई ना आपके? पॉलिटी में आपने पढ़े होंगे पोटा, टाडा, इस प्रकार की चीज पढ़ी थी। रासुका, ऐसा कोई एक्ट नहीं पढ़ा। पॉलिटी में आपने इस प्रकार की बात नहीं पढ़ी कि आप भी अपने भारत में से कोई कानून है कि किसी भी आदमी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है? उसमें कोई कानूनों के नाम नहीं पढ़े? ऐसे नहीं, ऐसे ना है, नहीं लिखवाया। तो क्या किया? तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है मेरे को बताओ देखे, कौन से आर्टिकल में ऐसा है कि ऐसे किसी को भी आप गिरफ्तार कर सकते हो? निवारक निरोध कानून, अनुच्छेद 20 में क्या कहा हुआ है? अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अरेस्ट करने से पहले चौबीस घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा। तो कौन से केस में उसको गिरफ्तार किया जाए? हाँ? हाँ? राष्ट्र के खिलाफ द्रोह करता हो तो उसका कोई कानून तो होगा। ऐसे कैसे भाई? आप फिल्मों में नहीं देखते भाई मुझे किस धारा के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन से कानून के तहत गिरफ्तार? तो किसी गिरफ्तार करने से पहले कोई कानून तो होगा। है? कौन सा कानून जिसमें यूं उठा लो किसी को भी जाके आप? तुम्हारा खुद का ध्यान नहीं गया, मान लो सर ने नहीं लिखवाया, तुम्हारा ध्यान नहीं गया, ऐसे कैसे किसी को कैसे उठा लाएंगे? है? आप कहते था याद कर लो, आपने याद कर लिया।
किस अनुच्छेद में? क्या अनुच्छेद के तहत किसी को उठाते हैं? पुलिस की धाराएं अनुच्छेद होती है, पुलिस तो धाराओं में काम करती है। ये धारा लगा दी, 302 लगा दी, 307 लगा दी, 151 लगा दी, ऐसी धाराएं लगती है ना। कर सकते हैं भाई, मैं कहता हूं देश के खिलाफ हिंसा बढ़ाने के लिए किसी को भी गिरफ्तार किसी कानून के तहत तो करेंगे। हाँ, 124 आईपीसी वो तो राजद्रोह हो गया, उसके अलावा और कोई नहीं किया जा सकता। नारकोटिक्स वाले एक्ट होते हैं उसमें किया जा सकता है, और आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया जा सकता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया जा सकता है किसी पे, और यूएपीए। तो ये क्या है फिर? नहीं लिखवाए? लिखवाए थे ऐसे? ऐसे लिखवाए थे? तू बता, अनुच्छेद 20। हाँ हाँ, कल पॉलिटी का सारे लोग रजिस्टर लेके आओ, मैं चेक करूंगा। क्या बात करते हो यार, इतने फेमस कानून। संजय दत्त को सजा इस कानून में हुई थी। संजय दत्त के खिलाफ जो केस चले थे, टाडा टाडा लगा था, टाडा संजय दत्त पे क्या लगा था? टाडा। बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट उस टाइम आया था, पोटा। ये तो बड़े फेमस कानून रहे थे उसमें प्रिवेंशन करने के लिए कि आप किसी को पहले ही आपके कार्रवाई से कैसे रोक सकते हो। वैसे अंग्रेजों के टाइम में जो एक्ट था वो कौन सा था? रॉलेट एक्ट। कौन सा था? गोली मारो फालतू में, तुम्हारा दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। पढ़ते नहीं यार आप लोग। तो सर ने जब पढ़ाई तो सर ने ये नहीं कहा था कि बैरेक्ट पढ़ना है साथ साथ में? बैरेक्ट जानते हो तुम क्या होता? हाँ, तो वो पढ़ा तुमने है? सर ने कहा था लाना है? तुमने लो कर रखा है? अच्छा, तभी वैसा हमें लगा अरे यार बड़ा सर ये हमें लगा तुम पुलिस वाली हो, अभी गिरफ्तार कर सकती हो किसी को। कौन सा ईयर है तुम्हारे लो में? है? आज 4th ईयर लो कर रही हो, तुम्हारा कौन सा ईयर है उसमें अभी? अच्छा, 5 ईयर लो है, उसमें तुम्हारा 4th ईयर चल रहा है, मतलब तुम वकील होने वाली हो। है? बाद में क्या करोगे आगे 5 ईयर होने के बाद? 5 ईयर लो वाले इधर आईएएस में कम आते हैं, तुम क्यों आई? है? मेरा केस लड़ लेगी? तू मेरे क्या अपराध करवा रहा है मेरे से? तुझे लग रहा है कि मैं पक्का अपराधी बनूंगा? शक्ल से तेरे को लग रहा है कि सर एक आधा तो सल्टाई दोगे आप किसी ना, है ना? ये अपनी क्लास की, तो आपका तो फ्री में लड़ लेगी। नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा वैसा। चलो, है? इसको थप्पड़ मारने का अपराध। 9 अप्रैल को पंजाब में 2 नेता गिरफ्तार कर लिए गए। एक नेता का नाम है डॉक्टर सतपाल। क्या नाम है? एक नेता का नाम है सैफुद्दीन कुचलू। तो इनके जो सपोर्टर थे उन्होंने विरोध किया, तो 10 अप्रैल को उन्होंने एक जुलूस निकाला। क्या निकाला? जुलूस निकल गया पूरा। जुलूस से जब लड़के वापस आ रहे थे, यंग यंग लड़के गए जुलूस के अंदर, तो 5 गोरे लड़के सामने से आ रहे थे, और गोरों को देखते गए यही है वो जो हमारे देश में शोषण करते हैं। लड़कों की भीड़ ने उन 5 गोरों को पीट पीट के मार दिया। तो अंग्रेजों का इसका मतलब हालत खराब है, ये सामान्य प्रशासन से पंजाब को संभाला नहीं जा सकता, तो पंजाब में सैनिक शासन लगाओ। क्या लगाओ? मार्शल लॉ। पढ़ा होगा आपने? तो पंजाब में क्या लागू कर दिया गया? मार्शल लॉ का मतलब है कि भाई एक तो था सामान्य प्रशासन, भाई पुलिस संभाल ले, पुलिस से नहीं संभाले तो बाद में कौन संभाले? सेना। अंग्रेजों ने पंजाब में क्या लागू कर दिया? क्या लागू कर दिया? मार्शल। कब? 10 तारीख को, 10 अप्रैल को घटना हुई। 3 दिन बाद पंजाब का एक शहर है अमृतसर। कौन सा शहर है? वैसाखी का मेला लग रहा है। किसका मेला? 13 अप्रैल को सिखों का बड़ा त्योहार होता है वैसाखी, पंजाब का न्यू ईयर होता है। पंजाब का न्यू ईयर था, वो वैसाखी का मेला मना रहे थे। अब मेले में खूब सारी भीड़ होती है, मार्शल लॉ के अंदर भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। एक तो मेले के चक्कर में थोड़ी भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो रखी थी, फिर वहां कुछ अपने जैसे कोई लड़के खड़े थे और उन्होंने नारे लगा दिए, डॉक्टर सतपाल जिंदाबाद, सैफुद्दीन किचलू जिंदाबाद।
तो वहां जो पुलिस खड़ी थी, सिक्योरिटी खड़ी थी, उन्होंने डायर को फोन किया। डायर अमृतसर का इंचार्ज था, मार्शल लॉ में सेना के पास चला जाएगा, जनरल डायर, उसको जिम्मेदारी थी भाई तुम संभालो। और मैसेज किया कि सर यहाँ भीड़ के अंदर डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के नारे लग रहे हैं, और यदि भीड़ अनकंट्रोल्ड हो गई और शहर में निकल गई तो डायर ने कहा मैं आ रहा हूं। डायर आया, चारों तरफ से जलियांवाला बाग में चल रहा था मेला, चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेरा गया, और जलियांवाला बाग को घेर के उसने वापस घोषणा की कि सारे लोग अभी के अभी बाग से निकल जाएं। लेकिन अब वो मेला चल रहा था, मेले में चारों तरफ बम्बू बज रहे, कोई किधर ही वो कुछ चीज बेच रहा है उसकी आवाजें आ रही है, कोई मनोरंजन के साधनों की तरफ उधर जा रहा है, कोई हिंडे हिंड रहा है, तो सब लोग अपनी अपनी मस्ती के अंदर थे, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसने दूसरी चेतावनी दी नहीं, उसने फायरिंग कर दी। लोग फायरिंग में मरे कम, भगदड़ में मरे ज्यादा। लोग फायरिंग में मरे कम, वहां एक कुआं था, जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। अब कुएं में एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो वैसे लोग मर। हम कहते हैं कि लगभग 1500 के आसपास लोग थे। कितने लोग थे? गवर्नमेंट का आंकड़ा कहता है कि 379। कितने लोग मरे गए? ये अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड था। कांग्रेस हाथों हाथ गई। अब देखो ये घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919। अब मुझे बताओ उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? मोतीलाल नेहरू। कौन है? मैंने लिखवाया था आपको, 1918 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष है, 1918 से 1919 तक वही रहेंगे, तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष है। तो कांग्रेस ने एक समिति बनाई मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। अरे मोतीलाल नेहरू नहीं, मदन मोहन मालवीय। 1918 में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष, 18 से 19 तक वो रहेंगे ना। लिखो, काटो सही करो, मोतीलाल नेहरू ने। मुझे लगा मैं कहाँ मिस कर गया, मैंने आपका लिखवाया तो मेरा यही है। अरे मैंने बताया था मोतीलाल नेहरू 4 अधिवेशनों में अध्यक्ष बने थे, 9, 18, 32 और 33। 18 दिसंबर में अध्यक्ष बने, अगला 19 दिसंबर में आएगा। बीच में घटना कब होगी? अप्रैल। मदन मोहन मालवीय, याद रहेगी बात अब तो। अब सरकार पे दबाव पड़ा, सरकार ने भी समिति बनाई, हंटर कमेटी। इस समिति में 3 भारतीय सदस्य थे, चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। क्या क्या नाम? 2 रहा था, अहमद है ना। खूब थे। अंग्रेज थे 4, रेनकिन था, स्मिथ था, बेरो था, राइस था। 5 अंग्रेज थे, 3 ये थे। इन तीनों ने विरोध भी किया, उनका नहीं भाई गलत हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन अंग्रेज एक तरफ हो गए। उनका डायर की कोई भी गलती, डायर मामले को संभाल नहीं पाया था, बाकी उसकी कोई भी गलती नहीं। तो इस समिति ने डायर को क्या दे दिया? दोष मुक्त। तो गांधी जी ने इसकी रिपोर्ट के बारे में कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। सुनना देखो। क्या कहा बताओ? देखिए, पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती। पन्ने दर पन्ने समझ गए? हर पेज के ऊपर निर्लज मतलब शर्मनाक तरीके से, शर्म भी आई, कोई लज्जा इनको आई नहीं। लिपापोती मतलब व्हाइट वॉश, चीजों को ढकने का प्रयास किया गया। किसी भी पन्ने पे ढंग की बात लिखी नहीं, सब जगह घुमा फिरा के डायर को निर्दोष बताने का काम किया गया। ब्रिटेन की जो संसद है उसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस 2 होते हैं वहां पे, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड। उन्होंने बुलाया डायर को बुला के उन्होंने सम्मानित किया, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया था उसको। क्या दिया था? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। शाबाश, वेरी गुड। कितने सल्टा गया यार। ये देखो बड़ी अजीब सी बात, आप लिखो फिर मैं समझाऊंगा। पंजाब की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी ना, जो गुरुद्वारों का मैनेजमेंट करने वाली कमेटी थी, उसने डायर को सिंह की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी? और उसे सरोपा भेंट किया। क्या भेंट किया? जो सर पर ओप जाए, एक मुकुट हुआ करता, उसको क्या बोलते? सरोपा। ये बड़ा अजीब लगता है कि वो तो सिखों को तो मार रहा है, और पंजाब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसको क्या दे रही है? सिंह की उपाधि। और क्या भेंट कर रही है उसको? सरोपा। हम आगे पढ़ेंगे। इसी टाइम में पंजाब में एक आंदोलन चल रहा था, अकाली आंदोलन। कौन सा? पंजाब में जब सिख धर्म आ गया था, सिखों के जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं उनको बोलते हैं अकाल तख्त। क्या बोलते हैं? उन अकाल तख्त के अंदर जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, पुजारी बोलते हैं, पुजारी के लिए एक शब्द और होता है महंत, महंत बोलते। तो वहां जो महंत है उनको बोलते थे उदासी महंत। क्या बोलते? वो उदासी महंत और सिखों में आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि उदासी महंत है वो सिखों की तरह बाल वगैरह नहीं रखते थे, सिखों वाले क्रियाकलाप करते नहीं थे। पुजारी वो है जो बाल नहीं रखते, मानने वाले वो हैं जो केस वगैरह रखते हैं। इसलिए सिख ये कह रहे थे कि उदासी महंतों को हटाया जाए और हमारे अंदर से यहां पर क्या बनाया जाना चाहिए? महंत।
इसलिए सिख अकाली आंदोलन चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? अकाल तख्त को उदासी महंतों से मुक्त करवाएंगे, इसलिए आंदोलन कौन सा चल रहा है? अकाली। इनमें आपस में बढ़ नहीं रही है, डायर ये कर देता है, तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने डायर को किसकी उपाधि दे दी? सिंह। और क्या भेंट किया? आगे हम अलग से पढ़ेगा अकाली आंदोलन, तब याद रह जाएगा। उसी आंदोलन से एक पार्टी निकली पंजाब में, आज भी पार्टी अकाली पार्टी, अभी पंजाब में पार्टी अकाली पार्टी है ना। अकाली पार्टी गवर्नमेंट वगैरह बनती, तो अकाली पार्टी इस आंदोलन से बाद में निकल के आई थी। इस टाइम पंजाब का गवर्नर हुआ करता था, उस गवर्नर का नाम था माइकल ओ डायर। क्या नाम था? हर राज्य के अंदर गवर्नर हुआ करते, तो पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था माइकल ओ डायर। क्या नाम है बताओ? देखिए, इसने भी समर्थन किया। देखो, दो अलग अलग डायर है, वो तो जनरल डायर है, और इसका नाम क्या है? वो तो एक फौज का अधिकारी है, जनरल है। ये पंजाब का गवर्नर है। जैसे राज्यपाल होता है, आज मुख्यमंत्री होता है, वैसे उस टाइम क्या हुआ करते हैं? गवर्नर। जैसे मैंने बोलते भारत में एक गवर्नर जनरल होता है, फिर बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, इन सब में क्या होते हैं? गवर्नर। उस हत्याकांड में एक लड़के के मम्मी पापा शहीद हुए थे। वो लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद लंदन गया। लंदन उसने कहा बताओ रे डायर कहां पे? और एक दिन उसको बताया गया कि ये है, क्या नाम है बोलो? माइकल। उसने कहा ओ डायर है, उसने मार दिया। तो सरदार उधम सिंह, क्या नाम था? तो सरदार उधम सिंह किसको मार के आते हैं? क्योंकि वो पहले मर गया था। उनका वो तो मर गया, दूसरा कौन डायर है? क्या ओ डायर है? ओ डायर अल्लाह है, इसको सल्टा दो। अंग्रेजों ने सरदार उधम सिंह को फांसी लगा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध। अंग्रेजों के जो भी खास लोग हुआ करते उनको नाइटहुड की उपाधियां मिलती। जैसे अपने यहाँ पर नहीं होती, अभी भी भारत रत्न नहीं मिलते इस प्रकार के। उस टाइम में पद्मश्री, पद्म भूषण नहीं है, ये उनके अंग्रेजों की उपाधियां थी। नाइटहुड, कैसर हिंद, इस प्रकार की। जैसे एक बीच में देखो 1909 का अधिनियम पढ़ा, तब हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य भारतीय होगा, और वो सदस्य लिए गए थे अपने एसवी सिंह। इस टाइम एक सदस्य जो थे वो थे शंकरन नायर। कौन थे? इस्तीफा दे देते हैं। इनका भाई जिस सरकार ने इस प्रकार की फायरिंग करवा दी, उस सरकार का हिस्सा में बनना नहीं चाहता।